अभी कुछ लिखा था मैंने नोट्स। असाइनमेंट के बारे में बता रहा था कि बच्चे छोड़ जाते हैं पेपर में। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दो अटेम्प्ट छोड़ के आते हैं, लाइक एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, इस टाइप के टॉपिक्स हमेशा नहीं आते। और कंसाइनमेंट आएगा, बीआरएस आएगा, पार्टनरशिप आएगा, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स आएगा, फिक्स है, हर बार आते हैं। यानी ऐसे टॉपिक्स अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो 10 नंबर तो गए। 20 का नहीं आता। 6 क्वेश्चन मैंने कहा था 20-20 के आते हैं, 6 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जिसमें से कितने करने हैं? 5 करने हैं। बट एक क्वेश्चन 20 नंबर का नहीं होता, पार्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक पार्ट एक क्वेश्चन में 10-10 के 2 क्वेश्चन डाल देंगे, या 12 और 8 का बना देंगे, 16 और 4 का बना देंगे। कई बार क्वेश्चन के 3 पार्ट कर देते हैं, 10, 5 और 5। ठीक है ना? तो चैप्टर ऑलमोस्ट सारे कवर हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे कंफर्म है जो हमेशा आते हैं, छोड़ नहीं सकते, तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? वर्ड सुना है कभी? कंसाइनमेंट सुना होगा। कंसाइनमेंट मींस सेल करना, सेंड करना या ट्रांसफर करना। सुना तो होगा यार, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आपने कंसाइनमेंट। मेरा कंसाइनमेंट आना है, ऐसा कुछ कई बार कोरियर में बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कोरियर के अंदर भी हम यूज करते हैं, कंसाइनमेंट आना है ना? कंसाइनमेंट भेजना, कंसाइनमेंट आना है, माल आना है तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट आना है। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? सेल करना, सेंड करना या ट्रांसफर करना? क्या होता है? ट्रांसफर। सेंड, इसका मतलब सिर्फ सेंड करना होता है, भेजना। सेल करना नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और ट्रांसफर वर्ड लॉ की बुक्स में बहुत बड़ा है। ट्रांसफर आप वैसे कॉमन सेंस में बहुत जनरली यूज कर लेते हो, बट लॉ में ट्रांसफर वर्ड बहुत बड़ा है। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, बहुत सारी चीजें होती है ट्रांसफर में। तो इसको तो नहीं लेंगे, सिर्फ सेंड करना होता है, भेजना। अब कौन किसको भेजेगा? एक पर्सन है एक्स, वो भेजेगा, किसको भेजेगा? वाई को। क्या भेजेगा? गुड्स। तो यहाँ गुड्स का होना बहुत जरूरी है, गुड्स के अलावा कुछ नहीं होता, गुड्स भेजेंगे। अब क्यों भेजेंगे? एक्स वाई को गुड्स क्यों देगा? नहीं, सिर्फ सेंड कर रहा है, सेल नहीं कर रहा वाई को। अगर कोई पर्सन दूसरे को सेंड गुड्स क्यों सेंड करेगा? एक ही रीजन हो सकता है, बेचने के लिए। ये इसका एजेंट है और ये प्रिंसिपल है, ताकि ये कस्टमर को सेल कर सकते हैं। सेल, कस्टमर को सेल करेगा। ये मैंने बना दिए कस्टमर्स। अच्छा, एक्स जो है वाई को सेंड कर रहा है, भेज रहा है। वाई उसका एजेंट है और ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एजेंट स्टार्ट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होगी। चलो अच्छा, हाँ जी ध्यान दो भाई। अब एक्स ने वाई को क्यों दिया, खुद क्यों नहीं सेल किया? एक्स खुद भी बेच सकता था, वाई को क्यों भेजा? क्या हो? जान पहचान की बात नहीं है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। आप एक जगह पे हो, आप रेवाड़ी में हो, दिल्ली कैसे सेल करोगे? चलो दिल्ली कर भी दोगे तो मुंबई कैसे सेल करोगे? डिफरेंट स्टेट्स में कैसे सेल करोगे? तो हर स्टेट में हमें अपने एजेंट्स बिठाने होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। सुना होगा आपने, फ्रेंचाइजी बना देते हैं और अपने एजेंट्स बिठा देते हैं। हर कोई खुद थोड़ी आप सेल कर सकता है। अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको अपने अंडर या तो ब्रांच खोलनी पड़ेगी या फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी। तो एक्स ने वाई को दिया, फ्रेंचाइजी है उसका, एजेंट है, और वो सेल करेगा एक्स के बिहाफ पे, और सेल का जो पैसा आएगा वो इसको देगा। जो पैसा इसको देता है उसको बोलते हैं फाइनल रेमिटेंस। तो एक्स ने गुड्स सेंड करे वाई को, वाई उसका एजेंट है,
वो सेल करेगा और बदले में पैसा जो आएगा वो उसको देगा, उसको बोलेंगे फाइनल रेमिटेंस। मान लो इसने गुड्स दिए 50,000 के और उसने सेल कर दिए वाई ने 60,000 के, तो वाई इसको कितना वापस करेगा पैसा? 50,000 के गुड्स दिए वाई को और उसने सेल कर दिए 60,000 में, वाई कितना पैसा देगा इसको बताइए? पूरा कमीशन हटाएगा, कुछ काटेगा, फ्रेंचाइजी है कुछ उसको भी चाहिए होगा, तो कमीशन होता है वहां पे 10% कमीशन में अज्यूम कर रहा हूं, 10% कमीशन वो अपना काट लेगा 6,000, तो कितना वापस करेगा? 54,000 वापस कर देगा। तो यहां पर 3 क्वेश्चन सबसे मेन है। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है कंसाइनी के पास, स्टॉक विद कंसाइनी, क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं फाइनल रेमिटेंस, इसकी एंट्रीज भी कराऊंगा बट पहले बिना एंट्री के समझो। थर्ड पूछते हैं प्रॉफिट, एंट्रीज वगैरह भी कनेक्ट करेंगे, पहले बिना एंट्रीज के कंसेप्ट को समझो, बहुत सिंपल है। एक्स ने दिया 50,000 का, वाई ने सारा का सारा सेल कर दिया, 100% सोल्ड, कुछ नहीं बचा उसके पास। 60 में कमीशन भी काट लिया अपना 10% कमीशन, 54 इसको दिया, बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? जो बचा हुआ जो बिका नहीं, 0, सारा बिक गया। जो गुड्स दिए उसने 100% सेल कर दिया, स्टॉक कितना हो गया? 0, ठीक है। फाइनल रेमिटेंस कितना है? 54। क्लोजिंग स्टॉक पूछा आपसे, उसने 50,000 का गुड्स दिया, उसने 100% गुड्स सेल कर दिए, कुछ नहीं बचा उसके पास, सारा बिक गया, तो स्टॉक तो 0 हो गया। और फाइनल रेमिटेंस होता है कि वो कितने पैसे वापस करेगा, तो सेल में से कमीशन काट के वापस कर देगा। फाइनल रेमिटेंस कितना आंसर आया? 54। प्रॉफिट कितना हुआ एक्स का? सिंपल पता लग रहा है कितना? नहीं 10,000 4,000 होगा, 10 कैसे हो जाएगा? इजी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने 50,000 के गुड्स दिए और उसके बाद वाई ने 100% सेल नहीं किया, 80% सेल किया, बाकी फिगर सब सेम है। 50,000 के गुड्स दिए, वाई ने 80% सेल करा है, 60 में ही सेल किया है, 80% गुड्स सोल्ड एट 60,000 और 10% कमीशन भी है उसका, 10% कमीशन है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा पहले तो ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए बताओ ना? 10,000 समझ में आ रहा है? स्टॉक होगा 10,000, 50,000 का नुकसान सामने आना, 80% उसने बेचा है, सारा नहीं बेचा, इसका 80% बेचा है। अगर मैं इसको यूनिट्स में लेके चलूं, मान लो ये 5,000 यूनिट्स हैं जो उसने परचेज करी थी 10 रुपए में 50,000, 5,000 यूनिट से 10 रुपए में 50,000, तो उसने 80% कितना हो गया? 4,000 यूनिट्स सोल्ड। तो आपको क्वेश्चन में यूनिट्स भी दे सकता है या सीधा परसेंट भी दे सकता है, एक ही बात है। आपको बोले 50,000 का 80% बिक गया या आपको बोले 5,000 का 4,000 यूनिट बिक गया, एक ही बात है ना, कोई फर्क थोड़ी है। 5,000 का 80% कितना होता है? 4,000 यूनिट बेच दिए उसने, एक ही बात है, सेम थिंग। तो स्टॉक कितना हो गया? 20%, 50,000 का 20%, 10,000, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। फाइनल रेमिटेंस कितना आएगा? वो तो वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो भी वो सेल करता है, चाहे वो सारा सेल करे, चाहे 80% सेल करे, चाहे आधा सेल करे, जितना भी वो सेल करता है अपना कमीशन काट के उसको दे देगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो 54,000 ही आएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा? पक्का 14,000, ठीक है, 14,000। अब ये कैसे हुआ? आप पहले 54 को 50 माइनस कर रहे थे, बट ये सारा तो बिका नहीं, तो मैचिंग कंसेप्ट मैं सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक भी कंसीडर करना पड़ता है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैचिंग कंसेप्ट वगैरह आपको देखना पड़ेगा। तो 54 में से 50 माइनस नहीं करना, कितना माइनस करना है 40 माइनस करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14,000, 14,000। क्लियर हो गया कोई? ठीक है, चलिए अब एक और चीज डालता हूं इसमें। मान लो Y ने ये गुड्स आपने भेजे, तो Y को कुछ पे करना पड़ गया, इसको बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस। नहीं क्लियरिंग नहीं, स्टोरेज एक्सपेंसेस बता रहा है। Y को स्टोर करना पड़ गया, स्टोरेज एक्सपेंसेस 4,000 रुपए लग गए उसको। X ने भेजा, उसके पैसे नहीं लगे। मान लो अभी मैं धीरे धीरे डालूंगा इसमें कुछ चीजें, बट अभी मान रहा हूं कि X ने फ्री में भेज दिया, उसका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लगा, कोई गाड़ी जा रही होगी, चल भाई ये भी सामान लेता जा, ठीक है, फ्री में चला गया। स्टोरेज एक्सपेंसेस 4,000 लग गए उसके। X ने Y को दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कस्टमर सामने बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि गुड्स आएगा और हम लेके जाएंगे, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले Y को स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करेंगे तो गोडाउन का रेंट, गोडाउन कीपर की सैलरी, गोडाउन की इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज एक्सपेंसेस लगे 4,000 रुपए के। फिर उसने 80% ही बेचा है, यानी 5,000 में से 4,000 यूनिट ही बेची है, 80% बेचा है उसने। 60 में कमीशन भी है, फाइनल रेमिटेंस और प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ स्टॉक कितना होगा, स्टॉक कितना होगा? तो फर्क पड़ेगा क्या? स्टॉक इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर आप सब पढ़ चुके हो, क्या स्टॉक वैल्यूएशन में हम स्टोरेज इंक्लूड करते हैं? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बताया था रस्ते का, एक बार गोडाउन में गुड्स उतर गए उसके बाद सब इनडायरेक्ट है। रस्ते में कोई कैरियज, फ्रेट, इनवर्ट्स होता तो हम इंक्लूड करते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन, याद है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लेते हैं, कैरियज, फ्रेट, इनवर्ट्स, लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये सारी चीजें हम लेते हैं, ठीक है ना। एक बार गुड्स उतर गए तो उसके बाद फिर हम नहीं लेते उसको, स्टोरेज एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। तो कुछ चैप्टर वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। 10,000 रुपए आएगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। फाइनल रेमिटेंस कितना आएगा बताइए? 50,000। फाइनल रेमिटेंस कितना आएगा? 50। 50 क्यों आएगा? क्योंकि वो 4,000 जो उसका खर्चा हो गया वो भी तो एक्स से लेगा भाई, उसका तो कमीशन फिक्स है, 10% तो उसको चाहिए, वो उसका प्रॉफिट है, उसमें से खर्चे थोड़ी करेगा। उसमें से भी अगर खर्चे करने लग गए तो उसको बचेगा क्या फिर, है ना। तो 10% कमीशन भी काटेगा और जो उसने खर्चा किया 4,000 वो भी काट लेगा। धीरज की कॉल आ रही है। किसकी? धीरज। छोड़ दो, तुम क्लास के बाद ले लेना, साइलेंट पे कर दूंगा, ठीक है। 50,000 रुपए देगा, ये चीज को समझना पड़ेगा आपको। सेल में से अपना कमीशन काटेगा, जो भी उसका प्रॉफिट है, उसका सिर्फ यही प्रॉफिट है कमीशन, जिसके लिए वो काम कर रहा है, एजेंट है। एक चीज आपको पता है, दो रिलेशनशिप होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और एक प्रिंसिपल एजेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या पे करता है? सैलरी, फिक्स सैलरी। और प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है? कमीशन। ये सबसे मेन डिफरेंस तो यही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और प्रिंसिपल एजेंट में सबसे मेन डिफरेंस, एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, एजेंट को कमीशन देते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हमें कंट्रोल ज्यादा होता है, वो कितने बजे आएगा, कितने बजे छुट्टी होगी, क्या लंच ब्रेक होगा, कितने घंटे काम करेगा, कैसा काम करेगा, ज्यादा एम्प्लॉय में हम कंट्रोल करते हैं। भाई इतना तूने यूनिट्स बनानी है, इतने घंटे काम करना है, ऐसे काम करना है, पूरा कंट्रोल रखते हैं हम एम्प्लॉय पे। बट एजेंट अपने हिसाब से काम करता है, क्योंकि वो हमारा नौकर नहीं है, वो एजेंट है हमारा, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा, कम काम करेगा तो कम कमीशन मिलेगा। तो एजेंट पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता हमारा, और वो किस मेथड से कितने घंटे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। चलो फाइनल रेमिटेंस 50,000 हो गया। प्रॉफिट बताना कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। ये सारा थोड़ी दिखा है, तो 50 में से 50 माइनस नहीं करना, कितना माइनस करना है? 40। 10,000 का प्रॉफिट है, राइट। चलो अब एक और चीज डाल रहा हूं इसमें, नोटिंग मत करना। इसने भेजने का भी खर्चा कर दिया, कौन सा? कैरियज। कैरियज, इसको भेजने का खर्चा हो गया कैरियज। इसके उतारने का भी खर्चा हो गया, क्लियरिंग चार्जेस, अनलोडिंग कह सकते हैं।
कैरेज हो गया 3000 और क्लियरिंग चार्जेस हो गए 2000, ये वाई ने पे करेंगे। अब ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन बन गया जैसे एग्जाम में आता है और जैसे भी मेरे नोट्स में है। x ने गुड्स दिए 50 के, 50 क्या है कि x ने खरीदे 50 के थे, पीछे x ने 50 के खरीदे थे, y को 50 में देगा क्योंकि y को सेल नहीं कर रहा, सेंड कर रहा है। y उसका कस्टमर नहीं है, y उसका एजेंट है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो उसको कोई रेट बढ़ा के नहीं देगा। 50 के खरीदे थे, कॉस्ट है गुड्स की कॉस्ट है 50,000 और भेजने का तो फ्री में तो जाएगा नहीं, ट्रक वाला कैरियज, फ्रेट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, लोडिंग अनलोडिंग सब लगता है। तो उसमें x ने पे करा 3000 और y ने भी पे करा 2000 क्लियरिंग चार्जेस, क्लियर कराए गुड्स आ गए उसके सिटी में तो उसको क्लियर कराना पड़ता है। मान लो आप शिप से आ रहा है, पोर्ट चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है ना। तो y अनलोडिंग भी हो सकता है। उसके बाद y ने पे करा स्टोरेज, तो y ने दो खर्चे पे करे हैं, क्लियरिंग वाले और स्टोरेज वाले। x ने सिर्फ एक ही खर्चा पे करा है, कैरेज वाला, राइट। बाकी सारा क्वेश्चन लगभग सेम है। अब बताओ मुझे स्टॉक कितना देंगे? ये एग्जांपल आपको नोट करना है, बाद में जब मैं एक बार इसका आंसर निकाल दूं, ये पूरा नोट भी करना है फिर आपने। स्टॉक बताओ कितना लेंगे? 11,000। सर लेस होगा नहीं, तो 2000 लेस हो जाएगा उसको। अंशी के हिसाब से 11,000 स्टॉक है। आप बताओ कितना स्टॉक कितना आएगा बताइए। बताइए। 8,000 मुस्कान के हिसाब से। और कोई आंसर? स्टॉक कितना लेंगे? स्टॉक में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं, पता है आपको? 50 तो खुद ही डायरेक्ट है, जो मेन कॉस्ट है परचेज कॉस्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है। इवन एक और भी खर्चा है कमीशन, वो भी इनडायरेक्ट है। सेलिंग कमीशन ही तो है ये। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी एनआरवी भी माइनस करते हैं ना, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कमीशन, एनआरवी था, यही था, वो कमीशन माइनस करते हैं। कमीशन में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो दो खर्चे हम लेंगे, कैरेज लेंगे, क्लियरिंग लेंगे, स्टोरेज नहीं लेंगे और कमीशन ही लेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा? हमेशा 8,000। और कोई परवेशी का 9,000 किसने बोला? कमाल है, क्या कैलकुलेशन करिए रोहित? 5,000। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ 8,000 कैसे निकाला? सर देखो पहले मतलब ये 3,000 तो उसी ने पे करे, तो उसकी कॉस्ट 53 की हो गई। ठीक है, 53 की हो गई। और वहां पे वो 10,000 आ रहा था, तो उसने 2,000 और पे किए, तो क्लोजिंग स्टॉक में से लेस 10 कहां आ रहा था? पहले क्लोजिंग स्टॉक आया था 10। पहले वाले को छोड़ दो, ये एक अपने आप में अलग एग्जांपल है, उसको छोड़ दो। तो मतलब मैं बता रहा हूं उस स्टॉक में से 2,000 लेस हो गया क्योंकि इसने क्लियरिंग चार्जेस वाले दिए थे। तुम्हारा 8 कैसे आया हमेशा? पिछले क्वेश्चन से लिंक करो, ये कौन सा लॉजिक है? इस क्वेश्चन से 8,000 निकाल के बताओ मुझे कैसे आया। 11 ही आएगा और कुछ आंसर नहीं आएगा। मैंने कैसे 5,000 निकाल दिया? मतलब सिंपल तो है। इसमें क्या है? इसके दो तरीके हैं, क्लोजिंग स्टॉक। सर सही आंसर निकालते हैं फिर आप उसको कंफ्यूज कर देते हो, वो सही भी रहता है। क्लोजिंग स्टॉक ये हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के बेस पे लेते हैं और इसका आंसर आएगा 55,000। 50,000 प्लस 5,000। इसका आप ब्रैकेट में कर सकते हैं 50,000 प्लस 3,000 दिखाना भी है ना। अगर आप सीधा लिख देते हो 55,000 तो 55 भी कैसे है? तो ब्रैकेट में आपको दिखाना है 50 प्लस 3 प्लस 2, इसका 20%, या तो ऐसे निकाल लो 11,000। या एक तरीका और भी, यूनिट्स में करना चाहते हो तो यूनिट्स में कर सकते हो। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1,000 यूनिट। बात तो एक ही है, 11,000। अभी किसी को नोट नहीं करना, समझने में ध्यान देना है।
एक ही बात है, 80% बिक गया या 5000 में से 4000 यूनिट बिक गई, एक ही बात है ना, सेम थिंग। तो चाहे आप सीधा कर लो 20% या ऐसे कर लो डिवाइड बाय 5000 इनटू 1000 यूनिट बची हुई है, 5 में से 4 बिक गई तो कितनी बची हुई है, 1000 यूनिट्स बची हुई है। अब पेपर में कैसे करना है इन दोनों में से, दोनों चीज ही नहीं होती है। अगर आपको यूनिट्स नहीं दे रखी तो परसेंटेज में कर लो, और यूनिट्स दे रखी है तो यूनिट से कर लो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जैसी मर्जी कर लो। तो ये तो पक्का हो गया 11000 है, ठीक है। फाइनल रेमिटेंस कितना होगा, y x को पैसे कितने वापस करेगा, 48। अंशी का आंसर है 48। और कोई बताओ, बोलो। 80% सेल हुआ है 60000 में, सेल 60000 की है, कमीशन है, खर्चे भी है, एक्सपेंसेस भी है। 48। और कोई आंसर है किसी का, हमेशा 48 होगा, ठीक है। तो खर्चे कितने माइनस होंगे यहाँ पे, 4 और 2, 6000 माइनस होंगे, 12 माइनस करके 48 देगा, 48,000, ठीक है बिल्कुल। तो फाइनल रेमिटेंस का क्या फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, सेकंड फाइनल रेमिटेंस, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। FR is equal to sale minus expenses paid by consignee, जो कंसाइनी है हमारा Y है उस पर। तो सेल है हमारी 60000 की, कमीशन भी तो माइनस करेंगे यहाँ पे, माइनस कमीशन, पहले कमीशन माइनस करते हैं, सेल माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी ने पे करा। सेल है हमारी 60000 की, जिसमें से हमने कमीशन माइनस कर दिया 6000 का, और खर्चे जो उसने है 4000 का स्टोरेज पे किया, 2000 का क्लियरिंग पे करा बाय ने, और वो अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, जो भी खर्चे होंगे वो कंसाइनर से देगा। यानी कि कंसाइनी जो एक्सपेंसेस पे करता है, हमेशा क्या कर रहे हो, कई देर से ढूंढ रहे हो, ऐसे खजाना है उसमें वही 4000 और 2000, 6000। कंसाइनी एजेंट कोई भी काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एजेंट कुछ भी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर अपनी अथॉरिटी पे करेगा, पूछ के करेगा, ये नहीं कि उठा के कोई 2 लाख खर्चा कर दे, जितना उसकी पावर्स है, अपनी पावर्स के अंदर अथॉरिटी में जो भी काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करेगा। तो ये खर्चे भी पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बाद में प्रिंसिपल उसको दे देगा, ठीक है। तो 4000 2000 ये भी काट लेगा अपने एक्सपेंसेस, तो कितना हो गया आंसर 48,000। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड थिंग, लास्ट थिंग क्या रहेगी आपकी, प्रॉफिट। 2 चीज तो वहां पे आके मान जगह खत्म हो गई, तो प्रॉफिट में यहां बता रहा हूं कितना होगा प्रॉफिट। अंशिक आंसर है 4000, और आप बताओ पक्का, और कोई आंसर है किसी का, 4000 है, कैसे निकाला 4000 मुझे बताओ। कितना आ रहा है आपके हिसाब से आंसर, चलो 4000 8000 और कोई, उसका आज 8 तुम्हारे को क्या हुआ, मास्क लगा दिया सर, मेरे को क्या हुआ, कुछ नहीं, वैसे खांसी आ रही, मैं कोरोना हो जाएगा। नहीं लगा दो वापस लगा लगा दो, सही बात है, सेफ्टी फर्स्ट आपकी आगे बताओ। हाँ जी गौरव, शिवानी कुछ बताओ आंसर, प्रॉफिट कितना है, एक्स ने प्रॉफिट कितना कमाया, कैसे निकाला 4000 बताना, इसका 5000 आ गया था हां सर 5 के मेरा भी दोनों आ सकता है, अच्छा 4000 कैसे निकाला बताना, सर 44 तो कॉस्ट और 48 कॉस्ट, 1 मिनट 44 कॉस्ट कैसे आएगी, सर वो देखो
45 माइनस कर दो। अरे 55 का 80% दिया आपने। 80 ले लो, 11 माइनस कर दो, वो बात। अच्छा 44 कॉस्ट माइनस करी 48 और 48 ऐसे आ गया 48, ठीक है ओके। 8 आपने 8 जो निकाला बच्चों ने 48 माइनस 40 कर दिया, ऐसे किया ना, हाँ सर समझ गया मैं। चलो 5 कैसे निकाल दिया? सर मैं बताऊं मैंने चलो कैसे 3000 माइनस कर दिया, 48 किया। माइनस 40 और 50। अब इसका फॉर्मूला तो बताओ। कॉस्ट भी आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू फाइनल रेमिटेंस मेरा तो ठीक है 5 आ गया प्लस क्लोजिंग स्टॉक सर 5 आ सकता है माइनस आ सकता है, एक्सपेंसेस ये बताओ कैसे गलत आ सकता है ना। ऑफ कंसाइनर। नहीं सही आएगा सर। सुनिए ऐसे सर कहा। 5000 का लॉजिक सर देखो ये जो गुड्स है ये एक्स वाले के हिसाब से 53 के हो गए थे, मतलब 43 के हो गए है ना, और 48 इसको रिटर्न मिल रहा है। एक्स के हिसाब से 53 के हो गए। हाँ क्योंकि वो 3000 उसने एक्स ने कैरेज किया है ना, तो उसकी कॉस्ट में चलेगा ना वो तो। और वाई ने अपने तीन आंसर आ गए आपके, 4 8 और 5। अभी देखते हैं इस फॉर्मूले से कितना आता है। एफआर है 48000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला कितना, 11000 और कंसाइनर के खर्चे जो है 50000 माइनस 3000। आप निकालना कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 6 आएगा। सबका आंसर गलत, सबका आंसर ये आंसर है। सर क्या पता ये गलत हो। हाँ सर गलत 8 ही आएगा। सर कई सालों से क्या हो रहा है? आज चलो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है? ट्रेडिंग काउंट को याद करो। प्रॉफिट कैसे आता है? सेल प्लस स्टॉक माइनस सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, परचेज और डायरेक्ट सब, ये होता है। इससे लिंक कराता हूं, सेल स्टॉक ऑल एक्सपेंसेस। तो सेल और स्टॉक इन दोनों में एफआर प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एफआर के अंदर सेल भी है, एफआर क्या है सर? फाइनल रेमिटेंस एफआर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल रेमिटेंस। प्रॉफिट में आप सब बच्चे गलती कर रहे हो, ध्यान से देखो। प्रॉफिट का फार्मूला है, उस फार्मूले से प्रॉफिट आपको निकालना है। एफआर प्लस स्टॉक माइनस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। सेल और स्टॉक, सेल इसी एफआर में है, स्टॉक मैंने प्लस कर दिया। ऑल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, मैंने सिर्फ माइनस करा है कंसाइनर वाले खर्चे, यानी 50 और 3। कंसाइनी वाले खर्चे तो एफआर में ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। एफआर जो आपको मिल रहा है, आप ध्यान से देखो, एफआर जो आपको मिल रहा है उसमें कंसाइनी वाले 2000, कंसाइनी वाले 4000, कंसाइनी का कमीशन सब माइनस हो चुका है। तो ये आपका है सेल, इसमें है प्लस स्टॉक माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस मैंने सिर्फ कंसाइनर वाले खर्चे दे रखे हैं, क्योंकि कंसाइनी वाले खर्चे तो देखो इसका फार्मूला, कंसाइनी वाले खर्चे तो यहाँ पे ऑलरेडी एफआर के अंदर माइनस हो चुके हैं, तो इसका एक ही मेथड है। 6000 आंसर है। अभी आपको ये एग्जांपल नोट करना है। 50,000 इसका एक्सपेंस कैसे? सर मेरे को एक डाउट है। खर्चा तो है 50,000। सर मैं इसमें ना 8 नहीं आएगा। नहीं 8 वाले बता के दो, लिए बता दो। इसने बोला कि 5 ये 5000 है, 4000 बेची है, तो मतलब अभी 1000 यूनिट बाकी थी तो आप तभी तो मैंने स्टॉक प्लस किया है, स्टॉक तभी तो प्लस किया है मैंने प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग वाले मेथड से निकाला है मैंने, ट्रेडिंग वाले मेथड से निकाला है मैंने, ठीक है ना। तो दोबारा बताने 50,000 कैसे एक्सपेंस है इसका? परचेज के इसलिए देखो यहाँ सेल स्टॉक एक्सपेंस में परचेज कैरिएज, मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, क्लियरिंग स्टोरेज कमीशन, ध्यान दो। सेल कितने की है? 60,000 की। स्टॉक निकाला आपने, कितने का निकाला स्टॉक? 11,000 का। परचेज है 50,000 की, कैरिएज है 3,000 का, क्लियरिंग है 2,000 का, और स्टोरेज है 4,000 का, कमीशन भी है 6,000 रुपए का। निकालो कितना प्रॉफिट आएगा।
सारे खर्चे माइनस कर दिए। सर एक मिनट रुक जाओ। सेल, ये बात नहीं रुक जाओ मुस्कान, ध्यान दो। इस साइड सेल, स्टॉक, और यहाँ पे मैंने सारे खर्चे ले लिए, चाहे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनिंग करे, क्योंकि खर्चा कंसाइनर का ही होना है। आपने कहावत सुनी है, खरबूजे में चक्कू डालो या चक्कू में खरबूजा डालो, कटना खरबूजा ही है। तो खर्चा कंसाइनर करे या कंसाइनिंग करे, ठीक है ना। ऐसी इसको एक छोटी सी पॉइंट याद दिलाता हूँ। एक बार मैं सुबह सो रहा था, गुड़िया ने मुझे उठा दिया जल्दी, पापा उठो, बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। क्या होगा? मैंने आपके ना 1100 रुपये बचा दिए। क्या हो गया भाई? 1100 कैसे बचा दिया? आपका फायदा कर रहे 1100 का कैसे? 2100 रुपये की एक बुक है, जो कोई फॉरेन अमेरिका की कोई ऑथर पकड़ रखा है उसने, वो यूट्यूब चैनल में मैंने उसको सब्सक्राइब करके उसने मुझे 1100 का डिस्काउंट दिया, 1000 की पड़ेगी बस, और करवा दिया ऑर्डर। ठीक है, 1000 रुपये का कटवा दिया। तो मतलब उसने खर्चा उसका और मेरा, बात तो एक ही ना, होना तो मेरे ही है, चाहे मैं करूं चाहे गुड़िया करे। तो वही यहाँ पर कंसाइनर करे चाहे कंसाइनिंग करे, खर्चा होना ही कंसाइनर का, ठीक है। सर बुक ऑर्डर करते हैं आप लोग? अरे बच्चों वाली ड्राइंग बुक हम इंडिया से लो, कोई चीज 100 रुपए की मिल जाती है, कैलिफोर्निया से आ रही है, अमेज़न से ऑर्डर, बताओ। सर अगर इसमें ड्राइंग ना हुई तो सर फिर भी बुक ही मंगाते हैं। और क्या मंगाएंगे? बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सही बात है। अच्छा इस पे आओ। सेल, स्टॉक, सारे खर्चे, परचेज, कैरियर, क्लियरिंग, स्टोरेज, कमीशन, कंसाइनर करे कंसाइनिंग करे, होना कंसाइनर का ही है। ये इसका देखो आंसर सही आ रहा है, 6000 रुपए प्रॉफिट आ गया। अब जो मैंने ऊपर लिखा वो शॉर्टकट है थोड़ा सा। शॉर्टकट क्या है? सेल और स्टॉक, सेल इसी एफआर के अंदर, स्टॉक मैंने प्लस कर दिया, और कंसाइनी वाले जो खर्चे हैं ये वाले, ये तीन खर्चे तो एफआर में माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ कंसाइनर वाले 50 और 3 मैंने और माइनस कर दिए। ओके सर। क्लियर? अब ये एग्जांपल नोट कर लो सब बच्चे। हो गया। पानी गिर रहा है क्या? नहीं हो रहा? क्लास क्वेश्चन 1 A B C D 12 मिनट। टाइम क्या है? क्लास वर्क का सर आपको इसमें भी टाइम 1:36 तक पूरा करना है। स्टार्ट करो। सर इसमें तो टाइम मत। पहला क्वेश्चन 4 इसमें पार्ट है, जो मैंने एग्जांपल कराया, ये नोट कर लिया आप सबने? नोटिंग का टाइम भी बढ़ा देता हूँ, 40 कर देता हूँ। नोटिंग का टाइम भी लगा दिया मैंने। टाइम जरूरी है, नहीं तो फिर आप क्या आधे घंटे बाद बोलोगे सर अभी तो नोट कर रहे हैं, हम कर रहे होते बातें, ठीक है। ये नोट करना एग्जांपल, तीनों चीज नोट करनी है एग्जांपल के साथ। बाद ये उसका सॉल्यूशन है, स्टॉक फार्मूला भी नोट करना है। पहले कहां से नोट करना है? यहां से। पहले ये एग्जांपल नोट करो, ये पूरा एग्जांपल है यहाँ से यहाँ तक। ऐसे कैसे नोट करना है? ऐसे का ऐसे नोट कर लो। ये फाइनल रेमिटेंस में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, देन ये 3 चीजें, 1 स्टॉक, सेकंड फाइनल रेमिटेंस, थर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूले के साथ नोट करना है, स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। सर ये क्या करना है?
फार्मूले के साथ नोट करना है। अच्छा इसको नोट करना है, सॉल्यूशन में तो करनी है ना, ये वाला सॉल्व करना है जो आपने क्लास में किया तो सिंपल सॉल्व करना है। वो रफली कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करना है प्रॉपर फार्मूले के साथ। साइड एड एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लो ताकि फिर बाद में पता लगे आपको मिला ही नहीं फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो एक बार, कर लेना, नोट कर लेना, ये टाइम दे रखा मैंने नोटिंग का भी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, ABCD 4 पार्ट है और फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुषार। फर्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट है। X sent 500 units to Y, Y sold all the goods for a commission of 10%। नीचे आंसर भी दे रखा है FR का, स्टॉक का और प्रॉफिट का। हो जाएगा सर, हो जाएगा ना, ये करने हैं आपको। 20 मिनट 1:40 तक टाइम है, कर दो।
अरे यार देखते ही क्या है आज की गया तो इवेंट का रजिस्ट्रेशन जो मत करा तो स्टार्ट है कुछ वीडियो आज चल रही थी 20 मिनट थोड़ा सा क्या मतलब है
चार हो गए हाँ सर हो गए बाकी प्लस 2000 मैं सही कर क्या है हेलो हाँ कितने में आ रहे हैं हाँ जी
चारों किसी का आंसर नहीं आया है? सबका आ गया। हाँ जी, पीछे प्रवेशिका अभी तक बहुत टाइम हो गया। लास्ट में क्या आंसर है? हाँ जी, दो ही लेयर या फिर एक काम कितने हो गए? पूर्ण वाला थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, बाकी सब बच्चों ने कर लिया पूरी क्लास में। क्यों नहीं किया अभी तक? बातें कर रहे थे? नहीं, हम घरेलू बातें करते हैं। क्वेश्चन 1 का डी पार्ट, एफर, स्टॉक एंड प्रॉफिट।
FR कैसे निकाला आपने? 4500 माइनस 450 माइनस क्या करेंगे? 200 माइनस 200 माइनस 100 प्लस 100 प्लस का खर्चा को कर 3750। स्टॉक कैसे आएगा? 5000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 200 डिवाइडेड 500 इंटू 200 200। इस तरीके से आपका स्टॉक आ जाएगा 2200 रुपए का। रुपए पहले लगाते हैं, काफी बच्चों का टेस्ट में मैंने देखा है रुपए बाद में लगा देते हैं। रुपए हमेशा इससे पहले लगाना है, जो साइन है सिंबल है। प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे आएगा? 3750 प्लस माइनस 5000 माइनस 300। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 650। देख लो सामने प्रवेशी का नितिन समझ में आया? फर्स्ट का डी पार्ट यानी समझ में आ गया पॉइंट पक्का? सेकंड क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, पास एंट्री। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अच्छा ये बाद में डिस्कस कर लेना, सेकंड क्वेश्चन पे आओ, होते रहोगे इसमें। पास एंट्रीज एंड अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, फर्स्ट का टीम। तो पेपर में ये कैलकुलेशन ऐसे रफली नहीं आती है, अकाउंट्स आते हैं, एंट्रीज में सिखा रहा हूँ, कभी वही वाली बात है, सिलेबस में है, ज्यादा नहीं आती, बट कभी 5-10 साल में पूछ सकते हैं आपसे, एंट्री से पूछ सकते हैं। लाइक पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है अक्सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट कभी कभी रीवैल्यूएशन की एंट्री भी पूछ सकते हैं आपसे, वही वाली बात है। आप बताओ सर इसमें क्वेश्चन कहां है? लिखा तो है क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स दोनों की बुक्स में बनाने हैं। बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये नोटिंग मत करना, समझ लो बस, एक्स की बुक्स में, और बुक्स ऑफ कंसाइनी किसकी बुक्स में? वाई की बुक्स में। एक्स की बुक्स और वाई की बुक्स, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? पहला बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा बनता है कंसाइनी अकाउंट, यानी वाई का अकाउंट। और कंसाइनी की बुक्स में सिर्फ एक ही बनता है, कौन सा बनता है? कंसाइनर अकाउंट, एक्स अकाउंट। एक और भी आप बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 3 अकाउंट, मेन तो ये दो ही है, कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वहां एक ही बनता है कंसाइनर। तो नेचर क्या है इनका? कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, पर्सनल रियल नॉमिनल, सुना है ना? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। कंसाइनमेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, वी प्रिपेयर इट टू फाइंड द प्रॉफिट। जो आप प्रॉफिट, अभी जो चीजें आप ये निकाल रहे हो प्लस माइनस करके, ये सारी चीजें अकाउंट बना के निकालनी है। अकाउंट्स में तो अकाउंट बना के निकालते हैं ना, ऐसे प्लस माइनस करके थोड़ी निकालते हैं। जैसे आपको पहले 11th में आए थे, अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाते हैं, प्लस माइनस, आंसर वहां से भी आ जाता है, बैलेंस शीट तो वहां भी टैली हो जाती है, बट बाद में अल्टीमेटली प्रॉपर एंट्रीज अकाउंट बना के करते हैं। तो वही चीज है, प्लस माइनस मैंने सिखा दिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यही चीज अकाउंट बना के निकलेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, प्रिपेयर टू फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आपका निकला ये 650 यहां से आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट से 650 इसका आंसर आएगा। अच्छा, फिर ये कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड द फाइनल रेमिटेंस, FR,
इसका आंसर कितना आएगा 3750। कंसाइनिंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, y का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। x की बुक्स में y का बनाएंगे, y की बुक्स में x का बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये 650 यहाँ पे कंसाइनमेंट और इसका 3750 रुपए आएगा 3750 कंसाइनिंग। गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट ये बस टेम्परेरी अकाउंट है, ये बंद हो जाएगा अपने आप से, कुछ निकलेगा नहीं, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अब कंसाइनर से भी आंसर वही आएगा सेम 3750 फाइनल रेमिटेंस। बस फर्क क्या है, पैसे जितने देने हैं उतने पैसे उसको देने हैं, जितने देने हैं उतने देने हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट होगा। डेटर क्रेडिटर होता है, डेटर के बुक्स में क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर के उसमें डेटर अकाउंट, तो इक्वल एंड अपोजिट चलता है, तो सेम आंसर आएगा दोनों से। फाइनल रेमिटेंस यहां से, प्रॉफिट यहां से, स्टॉक कहां से आएगा, इसी के अंदर हम स्टॉक की वैल्यूएशन करके डालेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाएंगे इट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग बनाते हो, ट्रेडिंग में स्टॉक डालते हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, वर्किंग नोट में करेंगे या अकाउंट में करेंगे, वर्किंग नोट से स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे और वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल देंगे। जैसे ट्रेडिंग का बनाते हो वैसे ही, ट्रेडिंग से जीपी आता है ग्रॉस प्रॉफिट, कंसाइनमेंट से क्या आएगा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, और दोनों प्रॉफिट हम डालते हैं प्रॉफिट अकाउंट में। तो अगर मेरा बिजनेस है, मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ और अपने एजेंट है मेरा मुंबई में वो भी सेल कर रहा है, तो कैसे फाइनल अकाउंट से बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग जो मैं खुद सेल कर रहा हूँ, वहां से आएगा मेरा जीपी, साथ साथ में बनाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट से मेरा आएगा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, दोनों के दोनों मैं लेके जाऊंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जीपी भी और कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी, तब जाकर मेरा एक नेट प्रॉफिट आएगा जिसको मैं ले जाऊंगा बैलेंस शीट में, कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो अगर मेरा बिजनेस फाइनल अकाउंट्स में कहां पे फिट होता है बता रहा हूं मैं आपको, इट्स लाइक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के साथ साथ चलता है। ट्रेडिंग से जो जीपी आएगा वो प्रॉफिट होता है जो मैंने खुद सेल किया, खुद अपनी सिटी में सेल किया, और कंसाइनमेंट से जो प्रॉफिट आएगा इट्स लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, बट ये मैंने सेल नहीं किया, मेरे एजेंट ने सेल किया, तो उसने कितना मुझे प्रॉफिट कमा के दिया, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट मिलाकर हम कहां डाल देते हैं पीनल अकाउंट में, तब जाकर वहां से निकलता है। बाकी और खर्चे वर्चे जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह, तब जाकर हमारा क्या आता है नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाता है। तो फाइनल अकाउंट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग कराया था, मैन्युफैक्चरिंग तो ट्रेडिंग से पहले बनता है, मैन्युफैक्चरिंग सीखा ना, ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग से क्या निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम डालते हैं ट्रेडिंग में, तो ये ट्रेडिंग के साथ साथ बनता है, दोनों का प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट में, और तब नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में, इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जैसे यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक डालते हो, तो एक स्टॉक यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे स्टॉक डालेंगे उसको बोलेंगे स्टॉक इन हैंड, और यहाँ पे जो स्टॉक डालेंगे उसको क्या बोलेंगे स्टॉक विद कंसाइनी। दोनों स्टॉक हमारे ही हैं, हमारे गोडाउन में स्टॉक पड़ा है वो भी हमारा स्टॉक है, हमारे एजेंट के पास मुंबई में स्टॉक पड़ा है वो भी हमारा स्टॉक है। बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे वो नहीं दिखाएंगे, एजेंट की कोई ओनरशिप नहीं होती गुड्स पे, ओनरशिप हमारी है, हम सेल नहीं कर रहे, सेंड कर रहे हैं, हमारे एजेंट को हम गुड्स सेंड करते हैं, सेल नहीं करते, तो ओनरशिप भी हमारी है उसके स्टॉक पे, प्रॉफिट भी सारा हमारा ही होता है, ठीक है ना। चलिए इसकी बुक्स में कंसाइनर अकाउंट होता है। अब एंट्रीज क्या करेंगे, एंट्रीज बड़ी सिंपल है, कोई भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कोई भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। टू, अपने आप को पहली बार नेक्स्ट मान लो, आपको एंट्री समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, कंसाइनर मान लो अपने आप को, कंसाइनर इसकी बुक्स में कर रहे हो कंसाइनर मान लो, इसकी बुक्स में करोगे तो अपने आप को कंसाइनर मान लेना, अब आप कंसाइनर मानो अपने आप को, ठीक है। कोई भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट डेबिट, वो खर्चा चाहे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, ये मैंने बताया था कटना खरबूजा, ये खर्चा तो होना कंसाइनर करे चाहे कैश में चाहे कोई भी पे करे, तो कोई भी खर्चा होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा, अगर हमने करा है कंसाइनर ने करा है तो टू कैश हो जाएगा, और कंसाइनी ने करा है तो टू कंसाइनी, उसको देना है लायबिलिटी, है ना, आपने खुद करा है कंसाइनमेंट टू कैश, कंसाइनी ने करा है तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, उसको देना है लायबिलिटी, बस ये पकड़ के चलो। और कोई भी इनकम होगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्रीज देख लो एक बार, आंसर दिया हुआ एंट्रीज का, एंट्रीज का आंसर दिया हुआ है, लेजर फॉर्म से बना देंगे। When goods sent on consignment, जब कंसाइनमेंट पे गुड्स को भेजेंगे, सेंड करेंगे, सेल नहीं करेंगे, दो एंट्री करी हुई है, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट एंड गुड्स सेंट टू ट्रेडिंग 5000 रुपए से। तो फर्स्ट का डी पार्ट ही कर रहे हैं, फर्स्ट का डी पार्ट वाला क्वेश्चन ही है, एक्स ने वाई को दिया 500 × 10 5000 रुपए का गुड्स, इसकी दो एंट्री करी हुई है, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट एंड गुड्स सेंट, दोनों को मिलाकर बताओ क्या एंट्री हो रही है।
कंसाइनमेंट ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग से निकाल कर आप डाल रहे हो कंसाइनमेंट में, सही भी है। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंसाइनमेंट पे गुड्स को बेचने के लिए, सेंड करने के लिए हम अलग से नहीं खरीदते हैं, ट्रेडिंग में परचेज होती है। मान लो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स की परचेज है, 10,000 यूनिट्स 20 रुपए की, 2 लाख रुपए की परचेज है। इसी में से आपने सेल कर दिया, कंसाइन कर दिया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 सेंड कर दिया 1 लाख रुपए। ट्रेडिंग वाली परचेज होती है, जो गुड्स परचेज करते हैं बाय डिफॉल्ट हम उसको ट्रेडिंग में दिखाते हैं, ठीक है। अलग से कंसाइनमेंट के लिए अलग से नहीं परचेज करते। तो ट्रेडिंग में टोटल परचेज है, जो हमने बेचा वो वाली परचेज भी है, जो हमने कंसाइनी को दिया वो वाली परचेज भी है, तो प्रॉफिट दोनों का गलत आएगा। यहां से अगर आप 1 लाख रुपए उधर ट्रांसफर नहीं करोगे तो इसका प्रॉफिट भी गलत आएगा, यहाँ ज्यादा परचेज है, सेल तो हमने इतना करा नहीं। और अगर वहां पे गुड्स का खर्चा नहीं डालोगे तो उसका प्रॉफिट भी गलत आएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट है, शिफ्टिंग जितना हमने उसको दिया वो कॉस्ट यहां से निकालकर वहां डालनी पड़ती है। तो कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग और कंसाइनमेंट टू परचेज, परचेज से माइनस करके डालो, या इधर भी लिख दो, एक ही बात है। 2 लाख यहाँ पे, 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख दो, 1 लाख, और यहाँ पे डाल दो, एक ही बात है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये हो रहा है कि कुछ खर्चा, कुछ कॉस्ट आप ट्रेडिंग से निकालकर कंसाइनमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, ताकि दोनों का प्रॉफिट ठीक आए। कंसाइनमेंट ये 5,000 के गुड्स दिए मैंने, अब देखो आपने प्रॉफिट निकालते हुए 5,000 माइनस किया ना, ये खर्चा माना ना इसको 5,000 को। अगर आप तो एक्सपेंस नहीं मानोगे तो प्रॉफिट गलत आएगा। मेन एक्सपेंस तो यही है, बाकी कैरेज वेरेज छोटे मोटे खर्चे होते हैं, है ना। तो 5,000 का जो खर्चा है वो बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग की परचेज में होता है। तो ट्रेडिंग की परचेज में से 5,000 रुपए निकाल कर आपको कहां डालने हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट में डालना है। क्या क्या चाहिए? तेरे में कार का ऑफिस से ले लो। सेकंड वाली एंट्री पढ़ो। फर्स्ट वाली एंट्री क्लियर होगी, कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। कंसाइनमेंट, ये 2 एंट्री थोड़ा घुमाने के लिए लिखना पड़ता है, सीधा नहीं लिखते कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग। पहले हम लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, यहां से माइनस बनेगी गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, और यहां लिख देते हैं गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। दोनों को कंबाइन फिर यही पड़ रहा है, परचेज से माइनस होके वहां पे जा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट में जा रहा है। खर्चा, थोड़ा सा खर्चा यहां से निकाल के वहां डाल रहे हैं, बस इतना ही है। आगे चलो, कंसाइनिंग के उसमें नो एंट्री, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने खरीदा थोड़ी है, और हम भी कंसाइनर के बुक्स में भी बेचने की, सेल की एंट्री नहीं कर रहे, ये तो बस हम एक शिफ्टिंग ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एक खर्चा जो ट्रेडिंग में था वो ट्रेडिंग से निकाल के कंसाइनमेंट हो रहा है, भेजने की एंट्री नहीं हो रही है, सेल नहीं किया, बस कॉस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। हम ट्रेडिंग से खर्चा 5,000 रुपए खर्चा ट्रेडिंग से निकाल कर हम डाल रहे हैं, परचेज वाला खर्चा ही है, परचेज वाला एक्सपेंस ट्रेडिंग में होता है बाय डिफॉल्ट, वहां से निकाल कर हम डाल रहे हैं कंसाइनमेंट में। तो कंसाइनमेंट कोई खरीदा नहीं है, कोई एंट्री नहीं करेगा, उससे कोई ओनरशिप नहीं है। कैरेज पे करा एक्स में, कंसाइनमेंट टू कैश, कोई भी खर्चा होता है कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, वाई को कोई मतलब नहीं है। क्लियरिंग चार्जेस पे करा वाई ने, तो भी एक्स एंट्री करेगा, खर्चा तो उसका हो रहा है ना। कंसाइनमेंट टू वाई, कंसाइनमेंट डेबिट वाई को देना लायबिलिटी, और वाई क्या करेगा? एक्स टू कैश। बहुत बढ़िया पॉइंट है। हाँ, नाम पता नाम लिखते हैं, नाम नहीं पता तो कंसाइनिंग अकाउंट नाम पता। अब वाई की बुक्स में क्या हो रहा है? देखो एक्स टू कैश, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमारा अपना खर्चा होता है तो हम करते हैं एक्सपेंसेस टू कैश, अपना खर्चा होगा तो एक्सपेंसेस टू कैश, बट किसी और के बिहाफ पे खर्च कर रहे हो, वाई के खर्चा कर रहा है एक्स के बिहाफ पे, एक्स से लेना है, एक्स डेबिट टू कैश। ये चीज मैंने आपको जर्नल एंट्री जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में किया था, 1 मिनट, ये मैंने कराया था जर्नल एंट्रीज में, जो बिल्कुल स्टार्टिंग बच्चे आए थे। बेसिक एंट्री, डिलीवरी चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर टू कैश याद है, जर्नल एंट्री में करवाया था। डिलीवरी चार्जेस हमने पे करा कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर से लेना है पैसा डिलीवरी चार्जेस का, तो मैंने एंट्री करवाई थी कस्टमर टू कैश, वो पैसा आपने उससे लेना है, अपना खर्चा नहीं हुआ आपका। तो वही चीज यहाँ पर, ये कंसाइनिंग का अगर अपना खर्चा होता तो एंट्री करता क्लियरिंग चार्जेस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, बट ये खर्चा उसने एक्स से लेना है, एक्स से लेना है तो उसको डेटर बना दिया एक्स टू कैश। क्लियर हो गया? अंशी बताओ।
अरे सिंपल सा तो पॉइंट है, आपका अपना खुद का खर्चा होता है, आप करते हो एक्सपेंस टू कैश। तो वाई का अगर खुद का खर्चा होता, उसमें बियर करना होता, एक्स से ना लेना होता, तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक नहीं है, क्लियरिंग चार्जेस टू कैश कर देते। बट क्योंकि खर्चा उसने एक्स से लेना है, उसका अपना खर्चा नहीं है, इसलिए एक्स टू कैश डेटर बना दिया, मतलब उसने अपनी तरफ से पे किया है, पे खुद कर दिया बट लेना एक्स से, एक्स के बिहाफ पे पे कर रहा है, बियर नहीं कर रहा, पेमेंट कर रहा है बट बोन नहीं कर रहा उसने, एक्स से लिया। लाइक नोटिंग चार्जेस भी ऐसे ही था, नोटिंग चार्जेस की एंट्री हमने ऐसे करी थी। चलो आगे, स्टोरेज का भी सेम, स्टोरेज का भी सेम है, देखो कंसाइनमेंट टू वाई, खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट टू किसको देना है, वाई को, और वाई के बुक्स में क्या हो रहा है, एक्स टू कैश, सेम। गुड सेल किया वाई ने, देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है, वाई टू कंसाइनमेंट, लाइक वाई, अब जब सेल कर दिया तो आपको पैसे लेने हैं वाई से, कितने में सेल किया, 4500 में, वाई टू सेल, सेल की जगह क्या आ गया, कंसाइनमेंट। यहाँ कोई भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट डेबिट होगा, किसी भी नाम से इनकम होगी कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। सीडी करते हैं, यहाँ पे घुमाते नहीं है। लाइक जर्नल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, पहले एक्सपेंसेस का नाम लिखते हो, पहले आप लिखते हो सैलरी टू कैश, पहले आप करते हो सैलरी टू कैश, फिर उसको डालते हो प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी, दोनों एंट्री को कंबाइन करना, क्या एंट्री हो रही है, पेमेंट टू कैश। तो यहाँ सीधी एंट्री करते हैं, घुमाते नहीं है, पहले के एक्सपेंसेस टू कैश, देन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, यहाँ डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं। सेल की एंट्री आप क्या करते हो, पहले आप सेल की एंट्री करते हो डेटर टू सेल, और फिर सेल को कहां डाल देते हो, सेल को कहां डालते हैं हम, ट्रेडिंग में, सेल टू ट्रेडिंग। पहले आप करते हो डेटर टू सेल, देन आप करते हो सेल टू ट्रेडिंग, सेल को हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखो क्या एंट्री बन रही है, डेटर टू ट्रेडिंग। तो यहाँ सीधी एंट्री कर रहे हैं, वाई टू कंसाइनमेंट, डेटर हो गया वाई, वाई से पैसा लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ वाई डेबिट किया, वाई चाहे उसको कैश सेल करे या क्रेडिट सेल करे, हमें तो वाई से लेना है, हमारे लिए क्रेडिट ही है। वाई आगे सेल कस्टमर को चाहे कैश में करे चाहे क्रेडिट में करे, हमने पैसा किससे लेना है, वाई से लेना है। तो वाई टू सेल, वाई टू कंसाइनमेंट। वाई की बुक्स में क्या है, देखो वाई की बुक्स में कैश डेटर टू एक्स, कैश में सेल किया तो कैश, उधार बेचा उसने तो डेटर, टू सेल नहीं कर सकता, उसकी अपनी इनकम नहीं है ये पैसा उसने किसको देना है, एक्स को देना है। तो टू एक्स लायबिलिटी है, पैसा भी आ रहा है बट साथ साथ क्या है, लायबिलिटी है, देना है पैसा, एक्स हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट होती है। कमीशन, अब कमीशन हमारे लिए जो खर्चा है कंसाइनर के लिए, कंसाइनमेंट डेबिट टू वाई, वाई को देना है लायबिलिटी, कमीशन टू वाई, लायबिलिटी लाइक सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे ही कमीशन सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी वाई को देना है लायबिलिटी में। और वाई की बुक्स में क्या होगा, एक्स अकाउंट टू कमीशन, कमीशन वाई के लिए क्या है, इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, हमारे लिए खर्चा था, वाई के लिए तो कमीशन इनकम है, तो टू कमीशन, और एक्स से लेना है, अभी लिया नहीं है। फाइनली लास्ट में एक ही बार पैसे लेना देना करते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल रेमिटेंस। हर चीज एक ये नहीं कि हर चीज के लिए 200 रुपए जा रहे हैं, 400 रुपए वापस आ रहे हैं, लास्ट में सब माइनस करके एक ही बार पैसे लेते देते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल रेमिटेंस। एक्स टू कमीशन, कमीशन इनकम है, क्रेडिट, एक्स से लेना डेबिट। फाइनल रेमिटेंस दिया वाई ने, एक्स क्या करेगा, कैश टू वाई, वाई क्या करेगा, एक्स टू कैश, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कौन करेगा, सिर्फ एक्स, ओनरशिप किसकी है, एक्स की, वाई को कोई मतलब नहीं है स्टॉक से। एक्स क्या एंट्री करेगा, स्टॉक टू कंसाइनमेंट, जैसे आप यहाँ ट्रेडिंग करते हो, यहाँ ध्यान दो, ट्रेडिंग में जो स्टॉक होता है क्या एंट्री कर रहे होते हो, स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये करते हो ना, तो वैसे यहाँ पे स्टॉक होगा, क्या एंट्री बनेगी, स्टॉक टू कंसाइनमेंट। ऐसे लास्ट में प्रॉफिट, ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एक तरह से क्या एंट्री हो रही होती है, ट्रेडिंग टू पीनल अकाउंट, वैसे यहाँ पे क्या एंट्री हो रही है, कंसाइनमेंट टू पीनल अकाउंट, सेम ट्रेडिंग वाला ही है, ट्रेडिंग की प्रॉफिट की एंट्री आप डालते हो यहाँ पे, ट्रेडिंग टू पीनल अकाउंट, कंसाइनमेंट का भी कंसाइनमेंट टू पीनल अकाउंट। समझ आ गया पूरा, सिंपल एंट्रीज, अब किसी चीज के आपके अकाउंट्स बनाने हैं, एंट्रीज कम इंपॉर्टेंट है बट सिलेबस में है, आ सकती हैं, तो इसलिए इस छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, आगे हम सारे अकाउंट्स ही करेंगे, बट एंट्रीज भी आपको सिलेबस में है, मेरे टेस्ट में भी आ सकती है, एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है। चलिए अकाउंट्स बनाओ, मेरे साथ साथ बना लो, सिंपल है सर। हाँ जी, ये जो कंसाइनमेंट के लिए गुड्स कितने दिए हैं, तो इन्हें परचेज में माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे ट्रेडिंग में, एक ही बात, सेम परचेज से माइनस करो या क्रेडिट में लिखाओ, एक ही बात। तो सर ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, कोई बंदा सेल भी कर रहा है, कंसाइनमेंट के लिए बेच रहा है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बनेगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है।
contribution to journal entries. Take two. Ledger accounts in the books of X. टू है अरे दोबारा पढ़ो। ये लेजर अकाउंट नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट अरे हेडिंग डालनी है लेजर अकाउंट। मैंने तभी तो लिखा है, ऐसे क्यों लिखूंगा? आपको लगता है मैं फालतू काम करूँ कुछ? क्या? एक क्वेश्चन तो मैं फेल कराता हूँ, बाकी सारे रफ चलेंगे। एक क्वेश्चन में फेल इसलिए कराता हूँ ताकि आप टेस्ट में ये ना बोलो कि सर आपने बताया नहीं था। इसलिए पहला क्वेश्चन हमेशा चैप्टर का मैं बिल्कुल अच्छी राइटिंग में फेल कराता हूँ। 0.25 नंबर कटेंगे नरेशन के। 0.25। सर 2 बाय उसमें चलता है कि डेट बना रहे हैं। डेट पे कुछ नहीं, ऐसे बनते हैं बिना डेट के नहीं। कैरिज लगाना चाहो लगा। बच्चों नोट कर लो, ये बातें बंद करके कोडिंग कर लो। डाउट ले लो एक मिनट। 500 into 10। आपको बातें करने का मौका मिल गया सबको। नोटिंग कर लो बच्चों। सब नालायक बच्चे हैं ये सारे। जो वीडियो बस इतना ही है। करा लिया। चैप्टर बहुत सिंपल है। सर अभी तो आपने डरा दिया शुरुआत में। 80% सिंपल है, लास्ट में 20% मैंने बोला थोड़ा सा बैक हो जाता है। सर ऐसे मत किया करो। क्या तो पूरा यार करेंगे सर, पूरा इजी दिया divided by सर ये सारी चीजें होगा कि नोट में भी दिखा सकते हैं। ये दिखा सकते हो बच्चों।
बातें तुझे क्या लिख लिया था नोट करो 53 कंसाइनिंग वाई का कॉम्पोनेंट बातें मत करो, नोटिंग कर लो। गैर गैर कर रहे हैं ज्यादा बड़ा नहीं हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन लेंगे तो फिर रुक जाओ। तो फिर हमारे जाएगा
सर इतना पेज में तो ऐसे रहेगा, एक शीट ही मिलेगी आपको। क्या बोलती है तू? इतना लिख क्यों नहीं रहा? What do you want from me? Tell me. You understand why you said. अपना मनमार बंद कर दो। अच्छा रिवीजन जो बच्चे पहले आए थे रिवीजन करेंगे सारे बच्चे क्या लेट आओगे 20 तारीख से जल्दी कौन सर मुझे 14 तारीख है, 19 तारीख को बात करेंगे। रिवीजन करोगे या लेट आओगे? टॉक्सिक के हिसाब से देखिए। जी सर वाच। मैं एक ऑप्शन और सोच रहा हूँ क्या? 3 घंटे करंट टॉपिक करा दूँ रिवीजन बाद मतलब रिवीजन बाद में करा दूंगा करंट टॉपिक नहीं सर, नहीं होगा सर ज्यादा आपका कोर्स टाइम पे खत्म हो गया मुझे कोई टेंशन नहीं। अरे मैं समझ नहीं कोर्स टाइम पे खत्म हो गया 3 घंटे कॉलेज में तो 3 घंटे आ बैठो 20 मिनट में अपने कोर्स में वो चलो देखते हैं सर 3 घंटे पढ़ा। ब्रेक हो गया सर 4 घंटे मैं साढ़े 10 से 10 बजे से बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैं आपको बताऊं इस महीने के बाद से करा दो। देखते हैं मैं 3 घंटे करवा देती हूँ। 4-5 कितने घंटे सर अक्टूबर? नहीं अक्टूबर 20 तारीख से अक्टूबर में कराए नहीं अक्टूबर में कराए जैसे मर्जी कराएंगे कितने घंटे पढ़ाएंगे इसको बंद कर दो सिलेबस नहीं अभी खत्म नहीं हुआ सर अच्छा देखो एक मिनट आप बंद कर दी। यहाँ ध्यान दो भाई अकाउंट्स और एंट्री सेम ही है नोटिंग में बस हो गया छोड़ दो देखो सामने एंट्रीज निकालो नोट्स की सब बच्चे सेम एंट्रीज अगर आपको आती है तो अकाउंट्स बड़े सिंपल लगते हैं और अकाउंट्स आते हैं तो उससे एंट्री बना सकते हो एक ही बात है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिवैल्यूएशन टू फर्नीचर तो वही एंट्री है वही पोस्टिंग हो जाती है एक एंट्री है फर्नीचर टू कैश तो फर्नीचर अकाउंट में आएगा टू कैश कैश में आएगा बाय फर्नीचर सेम एंट्रीज पोस्टिंग तो पहली एंट्री क्या है देखो फर्स्ट एंट्री क्या है ध्यान दो फर्स्ट एंट्री क्या है नोटिंग बस अंशी बाद में करना एंट्री देखो फर्स्ट क्या है कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट मैंने यहां करा कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट इसकी दूसरी पोस्टिंग यहां पे होगी बाय कंसाइनमेंट तो एंट्री तो एक होती है बट पोस्टिंग तो दो अकाउंट में डालनी पड़ती है ना कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट गुड्स सेंट में बाय कंसाइनमेंट दूसरी एंट्री क्या है गुड्स सेंट टू ट्रेडिंग ये दूसरी एंट्री मैंने करी गुड्स सेंट टू ट्रेडिंग अब ट्रेडिंग आपको बनाना नहीं है तो कुछ अकाउंट्स बनाने नहीं होते तो वो छोड़ सकते हो उसको डबल एंट्री नहीं कर सकते कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग और ट्रेडिंग आपको बनाना नहीं है आगे चलो कैरिज पे करा एक्स में कंसाइनमेंट टू कैश बैंक एक ही बात है कैरिज अब बैंक अकाउंट आपको बनाना नहीं है कुछ अकाउंट नहीं बनाने तो वो डबल पोस्टिंग नहीं कर सकते आप कोई बात नहीं एक तो कर सकते हो कंसाइनमेंट टू बैंक आगे चलो क्लियरिंग चार्जेस कंसाइनमेंट टू वाई तो ये देखो कंसाइनमेंट टू वाई क्लियरिंग अच्छा ये मैंने शॉर्टकट लगा दिया आप ऐसे भी कर सकते हो कंसाइनमेंट टू वाई ब्रैकेट में क्लियरिंग यहां डाल दो कंसाइनमेंट टू वाई ब्रैकेट में स्टोरेज पे डाल कंसाइनमेंट टू वाई ब्रैकेट में कमीशन 3 बार कर सकते हो मैंने शॉर्टकट लगा दिया एक बार टू वाई और इनर कॉलम में ये भी कर सकते हैं अलाउड है एक जैसा है सेम एंट्री है तो इनर कॉलम में आप उसको इकट्ठा भी कर सकते हो ठीक है तो कंसाइनमेंट टू वाई 200 इसी दूसरी एंट्री यहां डाल दीजिए बाय कंसाइनमेंट वाई अकाउंट में 200 पोस्टिंग है जैसे फर्नीचर टू कैश करते हैं फर्नीचर में डेबिट में आएगा टू कैश कैश में क्रेडिट में आएगा बाय फर्नीचर वैसे ही कंसाइनमेंट टू वाई तो इसमें डेबिट में आया बाय में क्रेडिट में आ गया ऐसी सेम स्टोरेज कंसाइनमेंट टू वाई स्टोरेज का और बाय में क्रेडिट में आ गया कमीशन सेम कंसाइनमेंट टू वाई कमीशन वहां भी आ गया आगे चलो सेल किया उसने वाई टू कंसाइनमेंट सेल किया वाई टू कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट में यहां पे बाय वाई और यहां पे वाई में टू कंसाइनमेंट सेम डबल एंट्री तो फॉर्मेट नहीं रखना जो हम 11 12 में करते हैं
फॉर्मेट रट लेते हैं, इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा। एंट्रीज समझनी है, अगर आपको एंट्रीज में आगे प्रॉपर कंसेप्ट से, तो फॉर्मेट तो बस उसकी पोस्टिंग होती है। लेजर अकाउंट्स तो क्या होता है, एंट्रीज की पोस्टिंग होती है। एंट्रीज को समझो अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू सेल्स आ गया 4500। आगे कमीशन, कमीशन की सेम कंसाइनमेंट टू वाई इधर, और वाई में वाई कंसाइनमेंट, और उधर चलो फाइनल रेमिटेंस, पैसे आ गए फाइनली, तो कैश टू वाई, यहाँ पे आ गया बाय बैंक या कैश, एक ही बात है, कैश टू वाई। बैंक अकाउंट आपको बनाना नहीं है, तो उसकी डबल एंट्री नहीं, कई चीजों की डबल एंट्री नहीं हो सकती है। 3750। और ये जो है गुड सेल क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है, स्टॉक टू कंसाइनमेंट, स्टॉक टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे आ गया बाय स्टॉक, स्टॉक टू कंसाइनमेंट। प्रॉफिट की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट टू पीनल अकाउंट, कंसाइनमेंट टू पीनल अकाउंट आ गया, ठीक है। वाई की बुक्स में देखो ज्यादा एंट्री, थोड़ी सी एंट्री है। क्लियरिंग चार्जेस का एक्स टू कैश, एक्स टू कैश क्लियरिंग चार्जेस, अब कैश अकाउंट बैंक अकाउंट आपको बनाना नहीं है। और स्टोरेज का भी सेम, एक्स टू कैश सेम, तो यहाँ मैंने शॉर्टकट लगा दिया, सेम सेम था इसलिए मैंने अंदर कॉलम में कर दिया। सेल किया कैश टू एक्स, कैश या डेटर टू एक्स, यहाँ पे डेबिट डाल दिया मैंने। अब सब जगह बैंक यूज किया, तो यहाँ भी मैं बैंक यूज कर रहा हूँ, कैश या बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो आप, बट एक चीज यूज कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन में वही यूज करना चाहिए, बैंक डेटर। अब यहाँ क्लियर मेंशन नहीं था 4500 रुपए, 4500 रुपए में उसने कितना कैश में सेल किया, कितना उसने उधार बेचा, ये क्लियर मेंशन नहीं था, तो मैंने दोनों कर दिया, कैश स्लैश डेटर। अगर बता देता कि 4500 में 3000 कैश है, 1500 उधार है, तो मैं करता बाय बैंक 3000 बाय डेटर 1500, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सेल का कैश डेटर टू एक्स, तो एक्स में क्रेडिट कर दिया। आगे चलो कमीशन का, एक्स टू कमीशन, तो ये देखो एक्स टू कमीशन टू बैंक नहीं आएगा, ये तो खर्चा था उसने पे करा, कमीशन तो उसकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है ना। एक्स से लेना है, एक्स डेबिट टू कमीशन उसकी इनकम है, एक्स से लेना है कमीशन। आगे चलो फाइनल रेमिटेंस एक्स टू कैश, तो एक्स टू कैश या बैंक फाइनल रेमिटेंस हो गया, बैंक अकाउंट आपको बनाना नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा कोर्स जल्दी कराना है, ओके। 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, कई बार जल्दी छोड़ देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 5 मिनट 5 मिनट, 5 के 15 कर दिए। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा 12:15 टाइप स्टार्ट कर देंगे, ठीक। बट ये बाहर चले जाते हैं कोई बच्चे, रोहित ये सब बच्चे रोहित बच्चे से हाँ जी, ये जो एक्स है, ये क्या हुआ था लास्ट बार? एक्स टू कैश ये वाला ना, लास्ट में फाइनल रेमिटेंस सारा, मतलब ये पैसे देने हैं, ये पैसे लेने हैं, तो फाइनली देना लेना सेट करके फाइनली कितने पैसे देने हैं, 4500 रुपए देने हैं लाइबिलिटी, ये पैसे उससे लेने हैं 300 खर्चे के कमीशन, 4500 देना है, 750 लेना है, 3750 फाइनली देना है। किसी को आप पे करोगे तो ऐसे ही होगा ना, पे कर तो कमीशन वाली देखो 4500 देना है और कमीशन खर्चे मिला के 750 लेना है, 4500 देना है, कमीशन और खर्चे मिला के 750 लेना है, तो फाइनली 3750 रुपए देना पड़ेगा ना। सर बैलेंस भी कर रहे हैं ना, हाँ बैलेंस लिख लो आप, बैलेंस बैलेंसिंग